नमस्कार दोस्तों। हाय, मैं हूँ अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 210। ये घर ये घर कभी उसके सपनों का घर हुआ करता था। पांडे निवास के अंदर कदम रखते ही धानी के अंदर के अनेकों जज्बात उमड़ जाते हैं। आंखें फिर से भीग जाती हैं। दुल्हन बनकर हजारों सपने लिए इस घर में आई थी, जो बस कुछ महीनों में ही चकनाचूर हो गया था। सागर उसके दिल में हमेशा खूबसूरत याद की तरह रहेगा। आज वो जहाँ भी है, कहीं ना कहीं सागर का ही हाथ है उसमें। अगर सागर उसे गांव से ब्याह कर शहर लेकर नहीं आता, तो उसकी मामा कितनी हैसियत नहीं थी कि एक अच्छा घर वर करने के लिए। धानी के पास खूबसूरत दिल और खूबसूरत चेहरे के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ना वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। मामा करना भी चाहता तो मामी अच्छे घर में शादी नहीं करने देती, किसी गरीब या बूढ़े आदमी के गले बांध दी जाती। सागर हजारों सपने दिखाते हुए उसे लेकर आया था, और अगर वो जिंदा रहता तो सारे सपने पूरे करता। लेकिन कहते हैं ना, जो नसीब में रहता है वही होता है। ईशान भी सागर की तस्वीर के सामने ही खड़ा था। खुशी को माहौल या हो, गम का माहौल हो, अपना परिवार तो याद आता ही है। कितने सपने देखे थे सागर ने। दोनों भाई बहन की शादी, दोनों भाई बहन का एक जैसा नाम भी सागर ने ही रखा था, ईशान और ईशानी। दोनों पर खूब लाड़ लड़ाता था। भाई, ईशानी ईशान के कंधे पर हाथ रखती है। ईशान पलट कर पीछे देखता है। ईशानी को देखकर झट से अपने आंसू को साफ कर लेता है। भाई, हम सब हैं ना। धानी सागर की तस्वीर को प्रणाम कर लेती है। वो महान इंसान देवता से कम नहीं था, तभी तो भगवान ने इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया। मेरा भांजा और परीक्षिता कहाँ है? ये रहे। कैलाश जी दोनों बच्चों को लेकर अंदर आते हैं। मामा मामा, देखो मुझे मामा बुला रहा है। ईशान शरद को गोदी में ले लेता है। परी को भी प्यार करता है। शरद उसके साथ खेलने में व्यस्त हो जाता है। ईशान जी, इसके साथ बाद में खेलिएगा, पहले चलिए रस्में कर लेते हैं। वहाँ हमारी ननद रानी इंतज़ार कर रही है। धानी शरद को अपने गोद में ले लेती है और ईशान को तैयार होने के लिए भेज देती है। थोड़ी देर बाद ईशान तैयार होकर आ जाता है। आस पड़ोस के कुछ औरतें भी आ गई थी। ईशान ने पांडे निवास को ही रेनोवेशन करवा दिया था। खिड़की, दरवाज़ा, फर्नीचर सब चेंज हो गया था। हर जगह एसी फिट करवा दिया था, ताकि रिया को कोई तकलीफ़ ना हो। रिया दिल्ली छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका पूरा परिवार यहाँ पर है, तो वो अनजाने शहर में नहीं रहना चाहती थी। ईशान उसका मन देखते हुए अपने घर का ही रेनोवेशन करवा दिया था। कैलाश जी की भी उम्र हो चली थी। यहाँ जान पहचान के बहुत सारे लोग थे। बातचीत करके उनका दिन गुजर जाता था। नए शहर, नए लोग, वो एडजस्टमेंट शायद ही कर पाते। इसलिए ईशान ने यहीं पर रहने का मन बनाया तो इसी घर को अच्छा बनवा दिया था। हाँ, महल जैसा घर तो नहीं था, लेकिन रहने लायक खूबसूरत सा छोटा सा घर था। ईशान को पाटे पर बिठा देते हैं। अब सबसे पहले हल्दी कौन लगाएगा, इसी बात पर चर्चा होने लगी थी। वैसे रस्म के हिसाब से तो पहली हल्दी माँ लगाती है, लेकिन कोई बड़ा नहीं था घर में, तो सब ईशानी को लगाने के लिए कहते हैं। अपनी बहन थी वो। रुकिए, मैं चाहता हूँ भाभी लगाए। अरे लेकिन अब वो तुम्हारी भाभी थोड़ी ना है, वो तो किसी और की पत्नी है, किसी और घर की है। तुम्हारी भाई की पत्नी थोड़ी ना रही अब। हाँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि वही लगाए। वो किसी की भी पत्नी हो, किसी की भी घर की हो,
लेकिन मेरी भाभी है और मैंने उन्हें हमेशा एक माँ और बड़ी बहन का स्थान दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी सारी रस्में सबसे पहले भाभी करे। ईशान की बात सुनकर धानी की आंखें भीग जाती हैं। परीक्षिता को ईशानी को पकड़ाकर खुद ईशान के सामने बैठकर दुब्बी पर हल्दी चढ़ाते हुए ईशान के गालों पर लगा देती है। ठाकुर जी, आपको जीवन में सारी खुशियाँ दें। आप और रिया जी हमेशा खुश रहें। धानी के बाद ईशानी लगाती हैं। एक एक करके आस पड़ोस की औरतें सब लगाती हैं। किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है। बस जो उपस्थित नहीं रहता है उसकी कमी खलती है। गीत नाद के साथ हल्दी का रस्म होता है। मोहल्ले की औरतें आकर घर में 4 चांद लगा दिया था। आखिर लोगों से ही तो रस्में होती है। आस पड़ोस की भाभियों ने ईशान को हल्दी से भूत बना दिया था। कैलाश जी के अच्छे व्यवहार के कारण सब अपनों की तरह सम्मिलित हुए थे, ताकि ईशान को यह एहसास ना हो कि उसकी माँ यहाँ पर नहीं है। आज सुशीला बहनें थी तो कितना अच्छा लगता। बताओ, धानी को यहाँ पर तकलीफ पहुँचाकर मन नहीं भरा, जो बेचारी के ससुराल में भी जीना हराम करने पहुँच गई। सही कहते हैं लोग, भगवान की लाठी में आवाज़ तो नहीं होता है, लेकिन पड़ते हैं तो बहुत जोर की है। सुशीला जी की हालत देखकर जो भी 1-2 विधवा थी, सबके घर वालों ने रीति रिवाज के नाम पर अत्याचार करना बंद कर दिया था। 1-2 को ही देखकर तो समाज सुधरता है। अगर हर समाज, हर गली, हर मोहल्ले से 1-2 ऐसे उदाहरण मिल जाए तो विधवाओं के साथ हो रहे अन्याय खत्म हो जाएंगे। चलिए पापा, हम चलते हैं। ईशानी बच्चों को गोद में उठाते हुए बोलती है। बेटा, दामाद जी और नीरज बाबू क्यों नहीं आए? ईशानी चलने के लिए पूछती तो कैलाश जी सवाल करते हैं, क्योंकि आते वक्त उसने यही बहाना बनाया था कि अतुल या नीरज दोनों उसे लेने आएंगे। वो पापा, वहाँ पर बहुत काम है ना, तो वो लोग आ जाएंगे, तो वहाँ पर कौन देखेगा? हाँ, वो तो पता है, लेकिन वो लोग यहाँ पर आते तो हमें अच्छा लगता। पापा, मैं बहुत जल्द अतुल को लेकर आऊँगी। बेचारी धानी ये भी नहीं बोल सकती थी कि वो जल्दी नीरज को लेकर आएगी, क्योंकि उस तनकी का कहाँ कुछ भरोसा रहता था। अब हम लोग कल आएंगे। हाँ, आ जाना। तुम दोनों आ जाते हैं तो घर हरा भरा हो जाता है। जी बाबूजी, अपना ध्यान रखिएगा। आप दवाई खाते हैं कि नहीं? हाँ बहू, तुम भी अपना ध्यान रखना। कैलाश जी सबको गली के मोड़ पर छोड़कर आते हैं। ईशान को बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया था। इधर नीरज पूरे कमरे को जंग का मैदान बनाकर हुआ था। पता नहीं संभाल कर सामान कहाँ रख देती है। खुद ही फरमाइश करके गई थी कि येलो कुर्ता पहनने के लिए, लेकिन दूर दूर तक ये येलो कुर्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और रिया की हल्दी है तो मैं क्यों येलो कुर्ता पहनूं? लेकिन यहाँ तो बीवी के साथ साथ बहन भी पागल है। नहीं पहनूंगा तो मुंह फुला कर बैठ जाएगी। क्या करूँ मैं? 1 घंटे मेरी नज़र डिजाइनर भी तैयार नहीं कर सकता है कुर्ता। हमारे परी को पापा के पास जाना है, चलो हम पापा। बोलते बोलते धानी की जुबान रुक जाती है जब वो पूरे घर में फैले हुए कपड़े को देखती है। ये क्या किया आपने? आप हमेशा कम करने की बजाय बढ़ा के देते हैं। मैं कम बढ़ाता हूँ? तुम मेरा कम बढ़ाती हो। पिछले 2 घंटे से मैं कुर्ता को खोज रहा हूँ और ये बिंदिया और माँ तो सुन ही नहीं रही है। 2 घंटे से मैं मीटिंग कर लेता एक, लेकिन इस येलो कुर्ते के पीछे परेशान हूँ। कहाँ है येलो कुर्ता? कब आप काम करना सीखेंगे? देख लो परी, तुम्हारे पापा कितने लापरवाह हो गए। परी टुकुर टुकुर अपने पापा की तरफ देखती है। मैं लापरवाह नहीं हूँ परी, तुम्हारी मम्मा पागल हो गई है। कोई भी काम ढंग से नहीं आता इसे करने। चीज़ें इतने संभाल कर रख दी थी, कुछ मिलता ही नहीं है। परी टुकुर टुकुर अपनी मम्मी की तरफ देखने लगती है। हमारी बेटी को क्या सिखा रहे हैं कि हम पागल हैं? ये लीजिए। कुर्ता धानी तकिए के नीचे से निकाल कर नीरज को दे देती है। तकिए के नीचे कौन कपड़े रखता है? हम रखते हैं परी। तकिए के नीचे रखने से
कपड़े का क्रीज सही रहता है। क्यों, अलमारी कम पर गए थे जो तुम्हारी मम्मा तकिए के नीचे कपड़े रखने लगी? तकिए के नीचे रखने से कपड़े का प्रेस खराब नहीं होता है। लेकिन तुम्हारी बैल बुद्धि पापा को समझ कहाँ आएगा? क्या कहा तुमने? मैं बैल बुद्धि हूँ? तुम क्या तुम जाइए, जल्दी तैयार हो जाइए। पूरा घर बिखेर कर रख दिया है। परी के भी कपड़े बदल लीजिएगा। मुझे खुद तैयार होना है। ठीक है, फिर ये जो इतना कपड़ा फैलाया है ना, सारे समेट कर तैयार होने जाइएगा। तुम्हें तो मैं देख लूँगा। नीरज गुस्से से दांत पीसते हुए परी को उठाकर चला जाता है। धानी कपड़े समेटने से अच्छा उसे परी को तैयार करना लगता है। उसे भी येलो रंग का फ्रॉक पहनाकर बालों पर बड़ा सा फूल खिलाकर गोद में लिए हुए नीचे चला जाता है। धानी भी तैयार होकर नीचे उतरती है। पीले रंग के लहंगे में रिया फूलों की ज्वेलरी पहने हुए बैठी हुई थी। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। मम्मा, मम्मा, बुआ। शरद रिया के पास जाने के लिए मचल रहा था। नहीं, अभी नहीं। ईशानी उसे संभाल रही थी। नीरज परी को ले रखा था। धानी काम को देख रही थी। सब कुछ न कुछ में व्यस्त थे। अरविंद जी भी मेहमानों को देखने में लगे हुए थे। शरद की शादी गांव में हुई थी। नीरज भी वहीं से करके आ गया था। अतुल की भी शादी शांत तरीके से हुई थी। तो सबके अरमान पूरे नहीं हुए थे, सबके अरमान बचे हुए थे। इसलिए अरविंद जी सारे अरमान रिया के शादी में पूरा करना चाहते थे। पूरे शहर को न्योता दे दिया था। मेहमान हर जगह भरे हुए थे। गोविंद जी और अरविंद जी मेहमानों को देखभाल में लगे हुए थे। शरद की वजह से ईशानी तैयार भी नहीं हो पाई थी। अब वो अतुल को ढूंढ रही थी ताकि शरद को अतुल को पकड़ा कर वो खुद तैयार हो सके। लेकिन अतुल दिखाई नहीं दे रहा था। ये कहाँ गया? मुझसे नाराज़गी है ना? शरद को तो संभालता आज। ये तो गायब ही हो गया है। तभी उसे अतुल आता हुआ दिखाई देता है। ईशानी शरद को लेकर अतुल के पास पहुंच जाती है। कहाँ गए थे तुम? सुबह से दिख ही नहीं रहे हो। जानते हो ना कितना परेशान करता है ये। तैयार भी नहीं होने दिया है मुझे। कहाँ थे तुम? ईशानी अतुल पर बरस पड़ती है। एयरपोर्ट गया था तमन्ना को लाने। तमन्ना? तमन्ना बोलते हुए ईशानी अतुल के बगल में देखती है तो सूट सलवार पहने हुए खूबसूरत सी लड़की फ़ोटो पर मुस्कान सजाए हुए खड़ी थी। तमन्ना, मीट माई वाइफ ईशानी। हेलो ईशानी, अतुल के मुंह से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। हाय, सॉरी फॉर माई बिहेवियर। ईशानी शर्मिंदा हो जाती है। नो नो नो, इट्स ओके। तुम अपने पति से बात कर रही थी। बेबी कम हियर। तमन्ना शरद की तरफ हाथ बढ़ा देती है। शरद भी खुशी खुशी उसकी गोद में चला जाता है। ईशानी अवाक होकर देखती रह जाती है। नॉर्मली शरद किसी अजनबी के पास नहीं जाता है। वाओ तमन्ना, ये तो तुम्हारे पास ऐसे चला गया जैसे जैसे कब से तुम्हें जानता है। हाँ अतुल, मेरा जादू ही कुछ ऐसा है। कोई भी मेरे पास आए बिना नहीं रह पाता है। बहुत प्यारा बेबी है। तमन्ना शरद के गोरे गोरे गालों को चूमते हुए बोलती है। चलो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। अतुल तमन्ना को लिए हुए आराधना जी के पास चला जाता है। वहीं पर सब खड़े थे। ईशानी भी दोनों के पीछे चली जाती है। पहली बार अतुल का इग्नोर करना उसे बुरा लगा था। मम्मा, ये है तमन्ना, मेरी बैचमेट। इसे रामेश्वरम में पोस्टिंग मिली है। नमस्ते आंटी जी। तमन्ना झुककर सबको प्रणाम कर लेती है। खुश रहो बेटा। वो आंटी, जब अतुल ने अपनी बहन की शादी के बारे में बताया ना, तो मैं खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाई। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं नाना के पास पली बड़ी हूँ, तो फैमिली नहीं देखा है। पूरे लाइफ हॉस्टल में रही हूँ ना। अतुल से आप लोगों के बारे में बहुत सुना था, तो बस शादी का नाम सुनकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और ख़ुद को रोक नहीं पाई।
अच्छा किया बेटा, तुम आई, हमें बहुत अच्छा लगा। अब अच्छे से शादी एंजॉय करना। हेलो, आप धानी भाभी है ना? नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अतुल आपकी बहुत तारीफ़ करता था। आप मुझे कुकिंग सिखाएंगी? नहीं, हमें कुछ खास बनाना नहीं आता है। अरे जो बनाना आता आप मुझे वही सिखा देना। अतुल, तुम्हारा खरूस भाई कहाँ है? सबसे तो मिलवा दिया उसने, लेकिन उनसे नहीं मिलवाया। मैं यहाँ हूँ, बताओ कितना मिलना है? नीरज की आवाज़ सुनकर तमन्ना चौंक जाती है। ज़रूरी है यहाँ पर आकर तुम्हें खरूस बोलना? अतुल तमन्ना के कानों में फुसफुसाता है। नाइस 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 टू मीट यू सर। इस पागल के साथ कम ही रहना, नहीं तो तुम भी पागल हो जाओगी। नीरज अपने चित परिचित अंदाज में बोलता है। जी जी सर, आप अपने भाई को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। हाँ, तुमने 2 साल झेला है और मैंने 20 साल। नीरज के बात पर सब हंस पड़ते हैं। भाई, लोगों के सामने तो इज्जत रहने दीजिए। अच्छा बेटा, जाओ फ्रेश हो जाओ। हाँ आंटी जी, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था, कोई भी कमरा खाली नहीं था। माँ, मैं तमन्ना का सामान अपने कमरे में रख देता हूँ, मैं कहीं भी सो जाऊँगा। नहीं, ईशानी एकाएक बोलती है। सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है तमन्ना रिया के कमरे में रह जाएगी। अरे, मैं तो दुल्हन से मिलना ही भूल गई। कॉन्ग्रेचुलेसन गर्ल्स। थैंक यू। भाई, तमन्ना जी मेरे कमरे में रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं तमन्ना का सामान तुम्हारे कमरे में रख देता हूँ। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अपने बुढ़वी हबी से बात करने में डिस्टर्ब तो नहीं हो जाओगी? नहीं तमन्ना जी, मेरे होने वाले पति देव को कोई शौक ही नहीं है बात करने का, वो तो मैं ज़बरदस्ती बात करती हूँ। रिया मुस्कुराते हुए बोलती है। ऐसे ही खुश रहो। तमन्ना तैयार होकर नीचे आती है। अतुल शरद को पकड़ता है तो ईशानी भी तैयार होकर आ जाती है। आराधना और भावना जी के हाथों से हल्दी का शुभारंभ होता है और ईशान के ऊपर चढ़ी हुई हल्दी रिया रंग जाती है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? परीक्षा देता रो रो कर पूरा घर सर पर उठा रखी थी। धानी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चुप होकर वो छूटी नहीं हो जाती। नीरज का कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था तो उस पर व्यस्त था और वो नीरज का पीठ देखकर रोए जा रही थी, जो बालकनी में लगे हुए शीशे की दीवार से दिख रही थी। इतना भी बाप की लाडली मत बनो। हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं क्या, जो हर वक्त उनके पास जाना ही चाहती हो तुम? धानी छोटी सी बच्ची को डांट देती है। बदले में परीक्षिता तेज तेज रोने लग जाती है। आवाज़ नीरज को भी सुनाई दे रही थी, लेकिन कॉल इम्पोर्टेंट था। हार कर उसे सामने वाले को कहना ही पड़ता है कि वो कल बात करेगा। फ़ोन जेब के हवाले करते हुए अंदर आ जाता है। इधर इधर देखो हमारी तरफ। परीक्षिता बार बार बालकनी की तरफ नीरज को देख रही थी और धानी उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा रही थी। क्या कर रही हो तुम इसके साथ? मार रहे हैं आपकी बेटी को। पागल हो गई हो? लाओ, 1 मिनट संभाल नहीं सकती हो? हाँ हाँ, हम कहाँ इसे संभालते हैं, इसे तो आप संभालते हैं। 24 में से 20 बार तो दूध जो पीती है आप पिलाते हैं। 50 बार जो कपड़े गीला करती वो आप बदलते हैं। करती सब कुछ माँ है, लेकिन लाडली अपनी पिता का बन कर जाती है। ताने क्यों मार रही हो? इतना ही तुम्हें भारी लग रहा है तो केयर टेकर रख लेता हूँ। हाँ, देखभाल करने वाली तुझे दूध भी पिला देगी। तुम हर बात में लड़ने के लिए तैयार क्यों रहती हो? लड़ूं नहीं तो क्या करूं? इसका करते हम हैं सब कुछ, और ये रोती आपके लिए है। क्या हम इसे प्यार नहीं करते हैं? धानी, तुम इसके साथ हमेशा रहती हो। मुझे तो बस ये रात को और सुबह को देखती है ना, तो बस मेरे पास आने के लिए परेशान रहती है। इतना मत सोचो। हाँ, रखिए, और इसे पूरी रात रखिएगा।
रात को जो जगरना करती है ना, आप ही संभालिएगा, हम चले सोने। अरे लेकिन इसे थोड़ी देर में भूख लग जाएगी। तो बोतल बनाकर पिला दीजिएगा। लेकिन डॉक्टर ने 6 मंथ तक बाहर का कुछ भी देने से मना किया है। हमें कुछ नहीं पता है, आपको जो करना है कीजिए। धानी अपना चादर तान कर सो जाती है। नीरज उसे देखता रह जाता है। गलत बात है ना परी, तुम मम्मा को इतनी परेशान क्यों कर देती हो? भला परी को कहाँ कुछ समझ आ रहा था। वो तो बस खिलखिलाए हुए हंस जा रही थी। उसे अपने पापा का गोद मिल गया था और अब उसे कुछ नहीं चाहिए था। धानी उसे सुलाने की कोशिश में तब से दूध पिलाए जा रही थी, लेकिन नीरज के बिना वो सो जाती तो छोटी नहीं हो जाती। इसलिए उसका पेट भरा हुआ था तो आराम से खेल रही थी। नीरज भी उसे बेड पर लिटा के खिलौने के साथ खेलने लग जाता है। धानी चादर हल्का सा हटाकर दोनों बाप बेटी को देखती है और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। शरद, यहाँ पर बैठो। अतुल टी शर्ट उतारकर पेट के बल बिस्तर पर लेटा हुआ था और शरद को अपने ऊपर कूदने के लिए कह रहा था ताकि उसके कमर में थोड़ा आराम लग सके। कुछ सामान उठाते वक्त कमर में लचक पड़ गई थी तो बस अपने बेटे से मालिश करवा रहा था। ईशानी शरद का दूध लेकर कमरे में आती है। अतुल को देखकर उसे कदम ठिठक जाते हैं। ना चाहते हुए भी उसकी नज़र अतुल के चौड़े पीठ पर जमते जा रहे थे। मांसपेशियों का कसाव दूर से ही दिख रहा था। झट से अपनी नज़रें हटा लेती है। शरद, आओ दूध पी लो। अतुल भी उसकी आवाज़ सुनकर चौंक जाता है। मम्मा, पापा, चोट। तुम्हें चोट लगी है? नहीं। अतुल अपने पीठ पर से शरद को उतारते हुए बेरुखी में बोलता है, लिटिल चैम्प, जाओ पहले दूध पी लो, फिर पापा के साथ गेम खेलेंगे। नहीं पापा। शरद उसके गोद में बैठ जाता है। मम्मा दूध पिला देती है ना? नहीं पापा। शरद अतुल को एक पल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता था। लाओ मैं पिला देता हूँ। अतुल उसके हाथ से गिलास ले लेता है। अतुल ने शरद के कपड़े बदल दिए थे। ईशानी उसे दूध का गिलास देकर खुद बालों का जूड़ा बनाते हुए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ने लग जाती है। तभी कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। मैं देखती हूँ। अतुल शरद को दूध पिला रहा था। ईशानी दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। दरवाज़ा खोलती है तो सामने तमन्ना खड़ी थी। जी आप? अतुल सो गया क्या? तमन्ना अंदर झांक कर देखने की कोशिश करती है, लेकिन ईशानी उसके सामने खड़ी हो जाती है। अतुल भी अभी भी बिना टी शर्ट का ही था, लेकिन तमन्ना की आवाज़ सुनकर वो अतुल शरद को उठाए हुए दरवाजे पर आ जाता है। एनी प्रॉब्लम तमन्ना? नहीं अतुल, वो तुम्हें सूटकेस उठाते वक्त कमर में लचक आ गई थी ना, मुझे लगा तुम्हें दर्द हो रहा होगा तो मैं तुम्हारे लिए स्प्रे लेकर आई हूँ। तमन्ना स्प्रे दिखाते हुए बोलती है। थैंक यू तमन्ना, मुझे मिल भी नहीं रहा था स्प्रे, लाओ दो। अतुल लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन ईशानी उसका हाथ पकड़ कर रोक लेती है। मुझे पता है अतुल स्प्रे कहाँ रखा हुआ है, मैं देती हूँ ना तुम्हें। और थैंक यू तमन्ना जी, आपने इतना सोचा। बहुत रात हो गई है, कल मेहंदी है तो जल्दी जागना होगा, आप भी जाकर सो जाइए। ठीक है, ध्यान से अतुल को स्प्रे लगा देना। हाँ तमन्ना जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं लगा दूँगी ना। तमन्ना मुस्कुराते हुए चली जाती है। ये सारी पत्नियाँ इतनी ओवर पॉजेसिव क्यों होती है? तमन्ना मन ही मन सोचती है और रिया के कमरे की तरफ चली जाती है। और तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो या इस हालत में तुम्हें बाहर रैंप वॉक करना है? ईशानी अतुल को देखते हुए बोलती है, जो अभी भी ईशानी के बिहेवियर से हैरान था। ऐसा क्यों कह रही हो, क्या हालत है मेरी? बोलते हुए खुद को अतुल देखता है तो शर्मिंदा हो जाता है। ओह सॉरी, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। अतुल वापस बेड पर जाता है और शरद को बेड पर उतारते हुए टी शर्ट उठा के पहनने लग जाता है।
ईशानी उसके हाथ से टी शर्ट छीन लेती है। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? हाँ, लोगों के सामने तुम्हें अपना बॉडी दिखाना बहुत पसंद है और बंद कमरे में टी शर्ट पहन रहे हो। लेटो, मैं बाम लगा देती हूँ। तुम्हारे पास स्प्रे नहीं है तो तुमने स्प्रे के लिए मना क्यों किया? क्योंकि नहीं लगाने दूंगी तुम्हें स्प्रे, ईशानी खींचते हुए बोलती है। ईशानी, जाकर तुम अपना दिमाग का इलाज कराओ, तुम पागल हो चुकी हो। हाँ, मैं पागल हूँ और कुछ कहना है? लेट रहो कि भेजो तुम्हें तमन्ना के कमरे में? तमन्ना का नाम सुनकर अतुल के चेहरे पर कुछ आकर गुजर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ईशानी का बिहेवियर ऐसा क्यों हो गया है। ठीक है, आराम से लगाना। अतुल आराम से बिस्तर पर लेट जाता है। ईशानी पहले शरद को सुलाती है, नहीं तो वो बाम छूने के लिए परेशान हो जाता और फिर अपने आँख कान नाक में लगा लेता, जो छोटे बच्चों के लिए हार्मफुल होता है। शरद भी अतुल के साथ खेल खेल कर थक चुका था, इसलिए जल्द ही नींद के आगोश में चला जाता है। ईशानी उसे सुलाते हुए अतुल के पास आती है। अतुल वैसे ही लेटकर मोबाइल देखने में व्यस्त था। ईशानी उसे देखकर थूक गले से नीचे उतारती है। जोश जोश में तो कह दिया था कि वो लगा देगी, लेकिन अब अतुल को छूने में ही उसे झिझक महसूस हो रही थी। आज लगाने का इरादा है तुम्हारा तमन्ना, या मैं तमन्ना के पास जाऊं? लगाती हूँ ना। ईशानी झिझकते हुए बाम को उंगली पर हल्के से लेती है और लेकर उसके कमर पर मलने लग जाती है। उसके लम्स के महसूस करके अतुल के हाथों से मोबाइल छूट जाता है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। ईशानी के हाथों का कंपन वो साफ महसूस कर पा रहा था, जो उसे और एहसासों से भर रहे थे। इन एहसासों को जब्त करने के लिए अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। ईशानी के माथे पर भी पसीना आ जाता है, जिसे वो तलहत्ती के पीछे से साफ कर लेती है। पसीना तो अतुल के चेहरे से भी टपक पड़ता है। हो गया। जब इन एहसासों को अतुल को बर्दाश्त करना उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो रोक देता है। मैं थोड़ी और मालिश कर देती हूँ ना, आराम लगेगा। नहीं, बहुत आराम है, तुम छोड़ दो। अतुल उठकर बैठते हुए बोलता है और टी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर चला जाता है। अगर वो रुक जाता तो शायद कुछ कर जाता और फिर ईशानी उस पर तोहमत लगा देती, जो उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता। ईशानी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। अतुल की मनोस्थिति उससे छुपी हुई नहीं थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो भी हाथ धोकर अपनी जगह पर आकर सो जाती है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। अतुल उसका पति है, ये वो जानती है। अतुल का अधिकार है उस पर, वो मानती है, लेकिन वो उसे अधिकार दे नहीं पा रही थी। ऊपर से ये तमन्ना जाने क्यों उसकी नज़रों में खटक रही थी। तमन्ना कोई एड़ी गहरी राह चलती हुई लड़की नहीं थी जो कुछ ओछी हरकत कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो रूड बिहेव कर जाती थी। मैं कल माफ़ी मांग लूँगी उनसे। धानी की सुबकने की आवाज़ सुनाई देती है। काफ़ी मशक्क़त के बाद परी सोई थी, तब से अपने बोलने और उसके हंसने की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दे रही थी। अब जब परी सो गई थी तो उसे सीने से लगाया हुआ जब वो अपनी आंख बंद करने लगा था कि उसकी राजकुमारी फिर से अगले 2 घंटे में उठकर बैठने के लिए तैयार थी, लेकिन अब उसे धानी की सुबकने की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपनी आंखों पर से हाथ हटाकर धानी की तरफ देखता है, जिसने अभी भी चादर सर तक तान रखा था। परी को आराम से बीच में लिटाते हुए जहाँ पर सोया हुआ था वहाँ पर तकिया रखकर धानी की तरफ आ जाता है और उसके ऊपर से चादर हटा देता है। धानी का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वो भी चादर हटाने से हैरान हो जाती है। जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ करने लग जाती है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो?
आप सोए नहीं अभी तक? जो मैंने पूछा उसका जवाब दो, मुझसे सवाल मत करो। बताओ क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? नहीं। तो फिर आधी रात को आंसू क्यों बहा रही हो? कुछ नहीं, आप सो जाइए, जाइए, हमें नींद आ रही है। धानी करवट लेते हुए बोलती है। नीरज उसके कंधे को पकड़कर वापस अपनी तरफ घुमा लेता है। टेल मी वाई आर यू क्राइंग? इतनी अंग्रेजी हमें नहीं आती है। धानी, तुम्हें पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ? हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तुम चाहती हो चिल्लाकर सबको जगाऊं? उसके अलावा आपको करना क्या आता है? धानी की आवाज़ थोड़ी तेज हो जाती है। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? कुछ नहीं है दिक्कत हमें, जाइए यहाँ से। हम मरे या जी, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? धानी, नौटंकी बंद करो, बताओ क्या हुआ है? मन भर गया आपका हमसे। नीरज की आंखें हैरानी से छोटी हो जाती है। व्हाट? अब ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? हाँ, अब तो हम आपको ड्रामा ही लगेंगे ना। देखो, गोल गोल बातें मत घुमाओ, नहीं तो मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। क्या करेंगे आप? हमें घर से बाहर निकाल देंगे? निकाल दीजिए, हमें भी नहीं रहना इस घर में। तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? तो मन भर गया है, घर छोड़ना है, क्या है ये सब? मन नहीं भर गया है तो और क्या हुआ है आपको? पहले हमसे प्यार जताए बिना आप सोते नहीं थे, और अब हम इस कमरे में हैं नहीं, आपको कोई मतलब ही नहीं है। नीरज उसकी बात सुनकर खामोश हो जाता है। सच में वो काम और शरद परिचिता में सब में व्यस्त हो गया था। धानी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था, वो मौका मिलने पर प्यार जता ही जाता था, बस बच्चों में ज़्यादा लीन रहता था। धानी, तुम गलत समझ रही हो। हम पेरेंट्स बने हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी बेबी होगी ना। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि पति पत्नी ही भूल जाए। हम जानते हैं अब हम आपको सुंदर नहीं लगते हैं, मोटे जो हो गए हैं, एक बच्चे की माँ जो बन गए हैं। ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा नहीं सोचे तो क्या सोचे? आखिरी बार आप हमारे करीब कब आए थे, याद कीजिए। परी भी 5 महीने की हो चुकी है। या आपने खुशी और कहीं ढूंढ लिए हैं? धोनी, मैं कुछ कहता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओ। तुम हमेशा मुझ पर शक क्यों करती हो? क्योंकि 1 दर्जन सखी सहेली आपके ही थे। हाँ, तो वो शादी से पहले की लाइफ थी। हाँ, तो शादी के बाद इंसान बदल नहीं जाता है। तुम तुम रहो अपनी गलतफहमी के साथ खुश। यही सुनना चाहता है ना कि मैं अपनी ज़रूरतें बाहर पूरा करने जाता हूँ? तो हाँ, मैं जाता हूँ। खुश? नीरज गुस्से से उठकर अपनी तरफ आता है, तकिया हटाते हुए लेट जाता है। धानी हैरानी से उसे देखती रह जाती है। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल नए भाग के साथ। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।